अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा आशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम अनाउंस कर दिया गया है, जो कि है जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताया था, जो कि जस्टिस याह्या अफरीदी था। और मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर की इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट को जो है रिजेक्ट किया है जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिसेंटली, क्योंकि उनके माइंड में मेरा ख्याल है कुछ और चीज़ें चल रही थी। वो इस आइनी बेंच को लेके कुछ नई बातें अपने जहन में सोच रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, देखते हैं शायद मुझे ही बना दें रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन उनको जो है लास्ट मोमेंट शॉक लगता है कि उनके ऊपर इस वक्त एक जज आके बैठ गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी की इस वक्त जो अथॉरिटी, जो वर्थ और पोजीशन है वो गिर गई है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का बेसिकली वो आइनी बेंच का जो है वो हेड है। तो इस लिहाज से इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सीनियर जज पाकिस्तान में पोजीशन के लिहाज से वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन जाते हैं। और हुकूमत जो है काफ़ी जो है चाह रही थी कि यही बंदा जो है ना इस पोजीशन के ऊपर आए। काजी फायज ईसा अगर नहीं आ सकते तो ये बंदा जो है ना सबसे अच्छी चॉइस रहेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, इमरान खान को जब उनकी पोजीशन से हटाया गया था तो मुस्लिम लीग नून को स्पेसिफिकली कुछ टास्क जो है वो अलॉट किए गए थे। PDM-1, PDM-2, हर तरह का जो गालियाँ उनको आ रही हैं आवाम की तरफ से, कर्स हो रहे हैं, क्रिटिसाइज हो रहे हैं, लेकिन स्टिल केयर टेकर गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। उसके बाद PDM-2 में जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी बैक फुट पर जो है आपको नज़र आती है। ये सब सोच रहे थे कि वो सियासत जो है वो कर रहे हैं जी, वो सियासी लिहाज से सेफ प्ले कर रहे हैं। वो बेसिकली सेफ प्ले नहीं है, वो PMLN को दिए हुए टास्क थे। PMLN को जो चीज़ें प्रॉमिस की थी उसके मुताबिक वो मनूवर कर रही थी। उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्या चीज़ें उन्होंने पॉसिबल बनाई हैं अपनी हुकूमत में, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन USA की सबसे पहले बात कर लें, एक क्विक ओवरव्यू उनके इलेक्शंस का, जहाँ पे जी कमाला हारिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए तो जी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो इलेक्ट होने की दुआएं मांगी जा रही हैं मुश्तरका, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी प्लीज़ ये आ जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी प्रेसिडेंशियल पोजीशन को संभालेंगे तो इमरान खान जेल से निकल सकते हैं। हालांकि अभी जनरल आसिम मुनीर आपके 5 साल के लिए जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब हो गए हैं, तो अब कोई डोनाल्ड ट्रंप तो कोई कमाला हारिस, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सेकेंडरी हो जाती हैं। एक तो ये चीज़ है। बहरहाल सबसे पहली बात यह है कि कल तक जो वोटिंग थी उसके मुताबिक ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि दोनों ही जो है वो इक्वल नंबर्स लेकर आगे चल रहे हैं, कोई भी लीड नहीं कर रहे हैं दोनों में से। लेकिन अभी मैं रिसेंट पोस्टर रिपोर्ट देख रही थी जिसमें वो उनका कहना था कि कमाला हारिस जो हैं वो स्लाइटली लीड कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ये फाइनल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट बदल जाते हैं, एक एक वोट मैटर करता है। पाकिस्तान की तरह ये जो है ये मुल्क नहीं चलते कि 2-3 दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट डिले कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, हर चीज़ बंद करके जो एक लीड पे बंदा जा रहा है उसको हरवा दो। तो ये सारी सूरत हाल वहाँ नहीं होती। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 50 स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं USA की, और उनमें से 7 इंपॉर्टेंट हैं जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है। और इसका रीज़न ये है कि जी जो बाकी जितनी भी स्टेट हैं 7 रियासतों के अलावा, वो या तो डेमोक्रेट्स की हैं या रिपब्लिकन्स की हैं। लिखी पढ़ी सी बात होती है ये। उनको वहाँ पर कैंपेन ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ की जो मेजॉरिटी है, जैसे ये लाहौर के बारे में एक ज़माने में कहते थे जब PTI नहीं थी कि जी ये तो नून लीग का गढ़ है, ये तो नवाज शरीफ का गढ़ है, यहाँ तो नून नहीं जीतना है, पीपल्स पार्टी तो यहाँ से जीत नहीं सकती। और अभी स्टिल यहाँ लाहौर में पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं जीत सकती। PTI ने आके बहरहाल काफ़ी टक्कर दी थी। तो ये जो है स्विंग स्टेट्स, लेकिन जो मौजूद हैं अमेरिका की, जिनमें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, नेवाडा और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। अब इनका ये मसला होता है कि दे आर नॉट लॉयल टू ईदर पार्टीज़। ये ना डेमोक्रेट्स की हैं ना ही ये रिपब्लिकन्स की हैं, ये कुछ भी डिसाइड कर सकती हैं अल्टीमेटली। इसी वजह से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कैंपेन जो उसका प्रेशर है या सबसे ज़्यादा जो कैंपेन करने की कोशिश वो इन्हीं स्टेट्स में करते हैं, ताकि वो इसके वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो सारा फोकस बेसिकली जो रिपोर्टर्स का भी और जो सारी न्यूज़ का होगा, और जो प्रेसिडेंट्स जो बैठ के वेट कर रहे हैं कि जी अब वोट का क्या रिजल्ट निकलता है, तो उनका इन्हीं 7 स्टेट्स के ऊपर होता है। इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जैसे स्विंग बॉल है, नहीं पता लगता इधर जाएगी उधर जाएगी। तो ये हालात हैं। अब USA में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कमाला हारिस आती हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नहीं बदलती। आई डोंट नो, लोगों को लगता है कि जी पाकिस्तान के लोगों को लगता है, अभी मैं इंडिया की एक न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पे पूरी उन्होंने जो उनका मजहबी तरीका है पूजा करने का, और आई डोंट नो इकट्ठे होके वो लगे हैं कमाला हारिस के दुआएं कर रहे हैं कि जी ये जीत जाएं। सही है। तो मेरा जो अभी
सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आप एविडेंटली उठा के अगर आप किसी भी यूएसए को ख़ास तौर पर देखें तो किसी भी प्रेसिडेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बराक ओबामा थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी सारी चीज़ें अच्छी थी, ही इज़ वेरी लव्ड, इवन जो है यूएसए से बाहर वो पसंद किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस बंदे की वॉर पॉलिसीज़ को देखते हैं, उसकी दूसरे ममालिक मिडल ईस्ट की पॉलिसीज़ को देखते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक चार्टर है जो हर प्रेसिडेंट को पास ऑन कर दिया जाता है और उसने उसको फॉलो करना है। इट डजेंट मैटर बंदा कौन सा आ रहा है जी। ये एक अलग चीज़ है कि वहाँ जो यूएसए में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर आता है चीज़ों का। वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके टैक्सेस को लेके किसी की पॉलिसीज़ क्या हैं उस सारी चीज़ को फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। जैसे अभी ट्रंप को लेके ये जो है वो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इमिग्रेंट्स के ऊपर ही इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन दैम। दूसरी के जो वाइट सुप्रीमेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सारी जो है सूरत हाल उनके बारे में की जाती है। कमाला हारिस की साइड पर अगर आप जाएँ तो वो कहते हैं कि जी ये जो LGBT ट्रांसजेंडर और इस सारी चीज़ को लेके वो बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, तो यूएसए की जो सोसाइटी है वो फर्दर डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह की जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो तो एक प्रेसिडेंट ला सकता है यूएसए पर, लेकिन जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है दैट्स नॉट गोना चेंज। तो अगर आप कहें कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान जेल से निकलेगा, ये कोई जो है वो बात जो है पत्थर पर लकीर नहीं है। और अगर कमाला हारिस आएंगी तो इमरान खान को कोई जेल से निकाल ही नहीं सकता, ये भी कोई जो है कंफर्म बात नहीं है। हो सकता है कमाला हारिस जो है वो इलेक्ट हो जाए और इमरान खान के लिए चीज़ें आसान हो जाए, तो यू नेवर नो। अच्छा, अब ये हो गया यूएसए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त दुआएं कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की। जुडिशरी में आज जो है इजलास होता है, जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास था और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो उनकी सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच जो है वो कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि जी जस्टिस या अफरीदी समवेयर इन हिज माइंड, अब ये कोई जो है वो इसका कोई सोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन समवेयर इन हिज माइंड ही प्रॉबली वाज थिंकिंग कि मे बी मैं जो हूँ ना आइनी बेंच का हेड बन जाऊँ। तो उनकी एक मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ थोड़ी सी एक कशीदगी जो है वो देखने में आई है, और ये नज़र इस तरीके से आती है कि 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो फुल कोर्ट चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, वो ये बनाना नहीं चाह रहे थे, वो उसके लिए जो है वो रेडी नहीं थे। उनका था पहले ज़रा ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है ये हो जाए, उसका मैं डिसीजन देख लूँ। तो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को ये कहा गया कि जी आप जो है ना फुल कोर्ट बना दें जैसे याहिया अफरीदी के बगैर ही। ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस के बगैर ही आप इसको जो है ना आप इसको फॉरवर्ड कर दें, लेकिन उसकी तरफ से ये मामला नहीं किए जाते, जिसके बाद जो है इनकी तरफ से ख़त लिखा जाता है जस्टिस याहिया अफरीदी को, और उस खत में उनका कहना है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी और 2 रुकनी जजेस कमेटी का अब फैसला भी बरकरार है। जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए और इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। अब 26वीं आइनी तरमीम और वही तरमीम जिसके जरिए जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं, अदरवाइज वो चीफ जस्टिस ना होते, मंसूर अली शाह होते, उसको सुनने के लिए उसको सरबराह जो है उसकी सरबराही करें उस फुल कोर्ट की। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है और यही जजेस जो है एक जुडिशल कू आपको महसूस होता है अदलिया पर इस सारी सूरत हाल के बाद। और दूसरी तरफ जो इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो इस वक्त आइनी बेंच के सरबराह बन गए हैं, 7 रुकनी आइनी बेंच है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जितने भी ऐसे केसेस जो आवाम के लिए ज़रूरी हैं, जो आइन के लिए, सियासत के लिए, आपके हर लिहाज से इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आइनी बेंच सुनेगा। अगर किसी ने आपके लैंड पे कब्जा कर लिया है तो उसने मेरी गाड़ी को मार दिया, वो डिवोर्स के कोई मसले चल रहे हैं, हज़ार तरह के जो पब्लिक के नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। उसके अलावा सारे मामला जो है ना वो आइनी बेंच सुनेगा कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की थी नहीं की थी, इमरान खान जेल में रहेगा नहीं रहेगा, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा नहीं होगा, जो आपके इस वक्त फॉर्म 45 फॉर्म 47 किसकी वर्थ है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आइनी बेंच के पास जाएंगी, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास जाएंगी। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जज जो शुरू से जो है हुकूमत के जो है काफ़ी करीबी रहे हैं और हुकूमत के हक़ में जो है उन्होंने फ़ैसले दिए हैं। और जब फुल कोर्ट बनता था काजी फाइज साहब के साथ, उसमें भी जो है ये काफ़ी काजी साहब की ही साइड लेते थे। ये सारी सूरत हाल रही है और इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इन
एक्चुअल लिटरल टर्म्स। खैर 12 अरकान में से 7-5 के तनासब से जो है ये जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जिन्होंने मुखालफत की है उनमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज जो है वो शामिल हैं, लेकिन 7 लोगों ने उसके जो है वो हक में फैसला दे दिया था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे और अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो इसकी सरबराही करेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ जो इस सारी चीज़ के ऊपर है, उन्होंने बीच में उमर अयूब साहब ने ये कहने की कोशिश की कि जी एक बंदा जो है वो रुकन मिसिंग है तो उस बेस के ऊपर इस इजलास को मत करें, लेकिन जो है ओवरऑल यही फैसला किया गया कि जी एक रुकन नहीं है तो उस बेस के ऊपर इजलास को जो है जारी रखना कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी है क्या। कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जितने भी आएंगे, अभी आपके आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर 2027 तक अब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, तो आने वाले जितने भी हैं वो 5 साल की उनकी मुदत बना दी गई है। राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि जी सर जी आपने हरकत क्या कर दी है, तो वो आगे से कहते हैं कि हमने असल में फ़ायदा दिया है, हमने इनकी मुदत कम कर दी है, क्योंकि 3 साल के लिए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया करते थे तो वो एक्सटेंशन लेके 6-6 साल रुक जाते थे या 7 साल रुक जाते थे, अब 5 साल हो गई है। तो इसकी क्या गारंटी है कि 5 साल रुकने के बाद वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है वैसे। लेकिन बहरहाल दूसरी जो इस सारी चीज़ के ऊपर बात है वो ये है कि अता तारड़ साहब ने इससे मुतालिक बात पर ये कहा है कि जो भी ये मामला चल रहे हैं इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है, वो साथ हमारे खड़ी है, और फिर जाके हम ये आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, हम उनके खिलाफ जाके नहीं लेके आ रहे। इसका सबूत आपको कैसे मिलेगा? क्वेश्चन तो ये है ना कि अब अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड रही है, तो हम उनके खिलाफ, हम कोई अवाम के खिलाफ जाके या पाकिस्तान की चलो एक बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ जाके कोई मामला को तय नहीं कर रहे, तो इसकी आपको जो आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में वो ये है कि अभी सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब, जो मेरा ख्याल है एक अकेला बंदा है जो पीटीआई का एक कॉम्पिटेंट लॉयर कंसिडर किया जाता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा मुसल्लह अफवाज का अंदरूनी मामला है। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इन्होंने 5 साल कर दी है मुद्दत, जनरल आसिम मुनीर की भी अब 5 साल हो गई है, तो उनका जो है सब वेट कर रहे थे कि देखते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रिएक्ट करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो है ना ज़बरदस्त जलसा एहतजाज और ये बड़ा कुछ कर देगी, तो उनका सेक्रेटरी कह रहा है कि ये अंदरूनी मामला है, लेट देम बी। तो इससे आपको समझ आ जाती है कि अता तारड़ साहब जो है वो सही कह रहे हैं। जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है उनकी तरफ से बिल्कुल सही कहा गया है कि पीटीआई ऑन बोर्ड है, पीटीआई इन तरामीम का हिस्सा है। एक तो ये चीज़ है। जो मौलाना फजल रहमान है उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि जी ये मुसल्लह अफवाज का अंदरूनी मामला है। अब जो पीएमएलएन को टास्क दिया गया था जब इमरान खान को उनकी पोजीशन से हटाया गया था, और पीडीएम 1 पीडीएम 2 शहबाज शरीफ केयर टेकर भी, और मैंडेट थी हुकूमत में भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और हैं स्टिल, तो इस सारी चीज़ में उनको टास्क बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि आर्मी से रिलेटेड भी थे, जो कि जुडिशरी से मुतल्लिक थे, और सबसे ज़रूरी बात ये कि इमरान खान को तो इन्होंने कॉर्नर जो भी करना था वो सारी चीज़ें तो हो गई, पीएमएलएन को इस सारी चीज़ में क्या मिलेगा? जुडिशरी को इस वक्त आपके सामने है जी अदलिया का हालत, अदलिया के क्या हालात बने हैं। जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं इस वक्त, सही है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस याहिया अफरीदी, कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि हुकूमत के बंदे हैं, हुकूमत की जो है हमेशा से फेवर करते आए हैं। जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो, कोई भी फ़ैसला हो, उस सारी चीज़ में इन्होंने जो है मुखालफत की, तो इस लिहाज से उन्होंने ट्रस्ट भी अर्न कर लिया। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल, जजिस की आपस में जो है रिस्पेक्ट और ट्रस्ट वो ख़त्म करा दिया, एक कम्प्लीट जुडिशल कू। उसके बाद मिलिट्री में आज तक ये मामला नहीं हुए कि 5 साल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत बना दी गई है कि अब 5 साल के लिए कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा तो रहेगा। अब एक जो सूरत हाल थी कि जी क्या जनरल आसिम मुनीर एक्सटेंशन लेंगे, एक्सटेंशन उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जी मुद्दत 5 साल बढ़ गई है। उसके अलावा आप पंजाब हुकूमत को अगर देखें, जिस तरीके की करप्शन इस वक्त पंजाब हुकूमत कर रही है,
उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही ये चीज़ें, सही है, आप थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, आप इनको हुकूमत से जाने दें, फिर आपको पता लगेगा कि मुस्लिम लीग नून ने किस तरह की इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन की जो है वो बाज़ार गर्म किया है। 2 अरब से ज़्यादा की अमाउंट पंजाब पुलिस के जो है वो जो उनकी अकाउंटेबिलिटी की उसमें थी ही नहीं, पता ही नहीं है कि जी 2 अरब कहाँ गया। अब पंजाब पुलिस तो पंजाब हुकूमत के अंडर है, पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहिबा के पास है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बार बार बताती रही हूँ कि अरबों रुपए के ये लोग बजट मंजूर करवाते रहे हैं घरों के लिए, थोड़े से घरों के लिए, सरकारी अफसरान के अरबों रुपए जो है वो मंजूर हो रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है गाड़ियों के लिए मंजूर हो रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा गए किधर। ये पंजाब हुकूमत कर रही है आजकल। और ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जो फ्रंट पे हैं, जो इतनी बड़ी हैं कि वो उनसे छुपाए नहीं, जो है वो छुपा नहीं सके। अदरवाइज उनका तो नहीं दिल करता होगा कि हम जो है वो बता दें कि हम ये हरकतें करते फिर रहे हैं, सही है। ये इतनी, ये जो है ये अभी सरफेस है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे क्या होगा आपकी सोच है। ये है पीएमएलएन को इन सारी चीज़ें, इन सारी हरकतें करने के जो है वो बदले में दोनों हाथों से मुल्क को लूटना मिला है, सही हो गया। और ये उन्होंने सीखा है 3 साल टेन्योर अपना गिराने के बाद। हर दफ़ा नून लीग आती थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते थे, उनको उतार देते थे 3 साल के बाद, बालों से पकड़ के मुल्क से बाहर फेंक आते थे, इस तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट करके हर दफ़ा उनकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से उतारा गया है। तो उन्होंने सीखा कि एक पेज पे रहना मुनासिब है, एक पेज पे रह के मैं इनकी बातें मानता हूँ और पूरा मुल्क जो है वो दोनों हाथों से लूट लेता हूँ, उसके बाद जो है मज़े, सही हो गया। ये चल रही है सब सारी गेम। तो नून लीग ने जो जो उनको काम अलॉट किए गए थे, जुडिशरी को जो है आपने बिल्कुल अपने काबू में, कंट्रोल में दे देना हमारे, वो भी कर दिया। 5 साल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत वो भी बढ़ गई, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा वो भी हो गया, इमरान खान के साथ जो सूरत हाल होनी थी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाईजैक होना, उनको टेक ओवर करना वो भी कर दिया। उसके बदले में पीएमएलएन को दोनों हाथों से मुल्क को लूटने की इजाज़त दी गई, डन, सही है। ये है जी सारी सूरत हाल। और पीटीआई का इस सारी चीज़ में जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा, जो कि बड़ा कॉम्पिटेंट लॉयर है, बड़ा पसंद है सारों को, वो कहता है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा मुसल्लह अफवाज का अंदरूनी मामला है, एंड दैट इज़ द राइट थिंग टू से। अच्छा किया उन्होंने ये कह के, लेकिन इससे पहले बड़ी बड़ी बातें ना किया करें फिर, सही है, कि जी रोज़ पीटीआई ऑफिशियल पोस्ट कर रहा है कि जी अगर मुझे कुछ हो गया, इमरान खान साहब कहते हैं, तो उसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे, अगर मुझे मेरी बेगम को कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर की गलती है, इलेक्शन बुरे हुए जनरल आसिम मुनीर, तो आप जंगल का बादशाह कह दिया उनको, कह कह के मुखातिब करते रहे हैं, तो इस तरह की बातें ना करें ना, सही है। कोई तरीका होता है जब एक बंदा इतनी पोजीशन के ऊपर बैठा है। मैंने पहले ही बताया पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है। आप उसके साथ जो है वो हेड टू हेड जाने के लिए लड़ाइयाँ डालेंगे, खुद जेल के अंदर आप बैठेंगे, और आपकी पीटीआई की सारी इनकॉम्पिटेंट तरीन लीडरशिप है, तो उसमें जब आपने बड़ी बड़ी बातें करनी है और आवाम को आपने गालियाँ देना सिखा देना, फौज को, आवाम फौज को गालियाँ देती है ना बैठ के, अब फिर उनको मसले आते हैं। तो यूनिटी आवाम से ख़त्म हो गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया, खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डी चौक जाते हैं, आपका जो वो अली अमीन गंडापुर है वो भाग जाता है। अब 9 नवंबर के लिए एक नया ड्रामा अनाउंस कर दिया है, लेकिन जब कोई बात हुई है तो उसमें आप आगे कह देते हैं कि जी ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, कोई बात नहीं, 5 साल के लिए अगर वो आ गए, यानी कि इसका मतलब है आप नीचे आ रहे हैं, आप फाइनली नील डाउन कर रहे हैं उस बंदे के सामने। पहले ही कर लें, पता है जब आपको कि एक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ स्ट्रांग बंदा है तो पहले गालियां देते हुए नहीं पता होता। अब आपने गालियां दी हैं, आपने जो है वो यू टर्न ले लिया, इट्स फाइन, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने आवाम को तरबियत दे दी है, जो आपने आवाम के सामने इतनी बड़ी फड़े मार ली, उसका क्या? मसले तो आ गए ना। अवाम को ये कहना कि जी ये आईनी तरमीम हमने की ही नहीं, आईनी तरमीम जो है हम इसके अगेंस्ट है, हम इस आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे, ये आईनी तरमीम जो है गैर आईनी है, इस तरह की बातें आवाम के सामने रखना, उनके अंदर एक एजिटेशन जो है वो आप लोग पैदा कर देते हैं, आवाम को रेस्टलेस कर देते हैं, आवाम को आप लोगों ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया है। और बेस्ट चीज़ ये है कि आवाम को आप लीड करने के लिए भी तैयार नहीं होते, इन्हीं के इंसाइड करते हैं आवाम को, लेकिन फिर उसको काम डाउन नहीं करते, उसको आप फिर सही करने के लिए कुछ नहीं करते, आवाम के साथ खड़े नहीं होते, लेकिन आवाम को आप ये ज़रूर याद दिलाते रहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और सारे गलत में साथ भी देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप की ये इनकॉम्पिटेंसी के साथ साथ, अब इसको मैं क्या कहूँ कि ये सच में इंतशार पसंदी की हरकतें ही इनकी तरफ से कुछ नज़र आती हैं, क्योंकि ये अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। खैर, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।